मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है 11वीं कक्षा का जो नवा अध्याय है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में हम लोग सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान का अध्ययन करेंगे। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें कुछ याद है आप लोगों को? पिछले अध्याय में 8वें अध्याय का क्या नाम था? वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। तो हमने उसमें देखा था कि संगठन में मतलब 3 मुख्य पदार्थ हैं जिनसे वायुमंडल का निर्माण हुआ है, और इसके बाद में हमने 5 प्रमुख उसकी परतों का अध्ययन किया था। 5 प्रमुख परतों का, जिसमें हमने सबसे नीचे देखा था क्षोभ मंडल है, फिर इसके ऊपर समताप मंडल है, फिर उसके ऊपर क्या है मध्य मंडल है, और उसके ऊपर फिर क्या है आयन मंडल है, और 5वां मंडल कौन सा था? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पिछले अध्याय में अध्ययन कर लिया था। अब आज हम लोग थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे सौर विकिरण, जो हमारा नवा अध्याय है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान, 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सौर विकिरण क्या है? विकिरण का मतलब होता है जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं। विकिरण मतलब रेज, किरणें। तो ये किरणें सूर्य से जब आती हैं तो उसको सौर विकिरण कहते हैं। सौर विकिरण या सौर विकिरण कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं इसको। अब इसके कई नाम हैं सौर विकिरण के। या तो इसको सूर्यातप कहते हैं, क्योंकि सूर्य का ताप पृथ्वी तक आता है तो इसको सूर्यातप भी कहते हैं, या फिर इसको सूर्याभिताप कहते हैं, और अंग्रेजी में इसका नाम है इंसोलेशन। क्या नाम है? इंसोलेशन। तो अब ये जब सूर्य से आते, देखो जब ज़्यादा तेज होगा किसी विकिरण में, बहुत ज़्यादा तेज होगा तो उसमें जो तरंगों की चाल होगी वो लघु तरंग होंगे, उसमें लघु तरंग दैर्ध्य होता है। अब देखिए लघु तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है जो इसके बीच में जो तरंगों के बीच की गैप है, इसमें जो है अंतर कम होता है। यानी तरंग जो है कुछ इस तरीके से ऐसे चलेंगी, और इसीलिए इनकी गति बहुत तेज होती है और ये ज़्यादा दूरी तक जाती हैं। लघु तरंग होती है। लघु तरंग का मतलब होता है जो तरंगों की बीच की दूरी है, जो इनका डायमेंशंस है दोनों तरंगों की बीच की दूरी, इसमें जो है दूरी कम होती है, लघु तरंग इसीलिए कहते हैं। और सूर्य से आने वाली तरंगें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? लघु तरंगें होती हैं। इनके बीच के 2 आयाम हैं, इसको आयाम बोलते हैं, जो है ऊपरी आयाम, निचली आयाम। तो इनके बीच 2 आयाम के बीच में जो है दूरी क्या होती है? कम होती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट वेव्स या लघु तरंग कहते हैं। तो सौर विकिरण जो सूर्य से आने वाली तरंग है वो कैसी होती हैं? लघु तरंग होती हैं। ठीक है, और एक हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे पार्थिव विकिरण। हमारी पृथ्वी भी जो है विकिरण करती है, हमारी पृथ्वी भी तापमान को रिलीज करती है। लेकिन अब हमारी पृथ्वी जो है, हमने ये पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से ही निर्मित है, लेकिन पृथ्वी जो है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, पृथ्वी स्वयं का तापमान नहीं है, स्वयं जलती नहीं है। लेकिन जो है क्यों जो है वो विकिरण करती है? जब उसका खुद का ताप नहीं तो विकिरण क्यों करती है? पृथ्वी क्यों जो है तापमान को छोड़ती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके पीछे समाधान ये है, इसका जो है कि जब हमारा सूर्य दिन में सूर्य चमकता है तो सूर्य की गर्मी और सूर्य की तरंगें दिन में पृथ्वी को प्राप्त होती हैं, और रात में या फिर जब सूर्य छिप जाता है, चाहे रात का समय हो या दिन का समय हो, जब बादल छा जाए या सूर्य जो है किसी अस्त हो जाए किसी कारणवश, तो उसके कारण हमारी पृथ्वी जो है तापमान को क्या करती है? रिलीज करती है, छोड़ती है, वायुमंडल की तरफ छोड़ती है। तो उसे ही क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। पार्थिव शब्द लग गया। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी शब्द से बना है पार्थिव। तो पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये दीर्घ तरंग के माध्यम से होता है। इसकी तरंगें कैसे चलती हैं? दीर्घ तरंग दैर्ध्य इसका होता है, यानी आयाम जो होता है तरंगों का वो लंबा होता है। 2 तरंगों के बीच का जो आयाम होता है उसका गैप ज़्यादा होता है, लंबा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं दीर्घ तरंग। कैसा तरंग? दीर्घ तरंग, लॉन्ग वेव्स कहते हैं। तो लॉन्ग वेव्स जो हमारी पृथ्वी रिलीज करती है तापमान को या किरणों को, तो वो किस रूप में जाती है? दीर्घ तरंगों के रूप में, लॉन्ग वेव्स के रूप में। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग ये तो हमने 2 चीज़ समझ लिया। ये समझ में आ गया सौर विकिरण क्या है, पार्थिव विकिरण क्या है, समझ में आ गया। 2 टर्म्स हमें इसलिए जानने थे। सौर विकिरण, सूर्य से आने वाले विकिरण को सौर विकिरण कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं, इंसोलेशन भी इसी का नाम है, या सूर्याभिताप भी कहते हैं, या सूर्याताप कहते हैं, एक ही नाम है। और जो है पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी
रिलीज करती है। पृथ्वी से जो विकिरण होता है उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो सौरिक विकिरण या सूर्याभिताप जो है वो लघु तरंग के रूप में होता है और ये दीर्घ तरंग के रूप में होता है पार्थिव विकिरण। अब यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी की सतह पर सूर्याताप में भिन्नता के कारण। हमारी पृथ्वी जो है, यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है कि हमारी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर सब जगह तापमान समान नहीं है, सब जगह सूर्याभिताप समान रूप से नहीं पहुंचता है, उसमें भिन्नता है। तो यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे सूर्याताप का वितरण, सूर्याभिताप का वितरण हमारी पृथ्वी पर इसका वितरण कैसा है और इस वितरण को कौन कारक प्रभावित करता है। यानी पूरी पृथ्वी पर सूर्याभिताप समान रूप से नहीं प्राप्त होता है, कहीं पर ज़्यादा प्राप्त होता है तो कहीं पर कम प्राप्त होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसे कारण, कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण सूर्याभिताप जो है समान रूप से हमारी पृथ्वी को नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो सूर्याभिताप को समान रूप से हमारी पृथ्वी पर तापमान या विकिरण ना प्राप्त होने के कारण जो है, सबसे पहला कारण है हमारा अक्षांशीय स्थिति। सबसे पहला कारण हम क्या अध्ययन करेंगे, अक्षांशीय स्थिति यानी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का अध्ययन करेंगे यहाँ पर कि लैटिट्यूडनल स्थिति क्या है। हमारी पृथ्वी पर जो पड़ी रेखाएं हैं, जो लेटी रेखाएं हैं कह सकते हो, मतलब आप समझने की भाषा में जो क्षैतिज रेखाएं हैं, लेटी रेखाएं, उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब ये अक्षांश रेखाएं जो है सबसे जीरो वाली जो होती है विषुवत रेखा होती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा भी कहते हैं या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इसके ऊपर बढ़ते जाते हैं तो उसको उच्च रेखा, उच्च अक्षांश कहते हैं। उच्च अक्षांश कहते हैं, ऊपर बढ़ते जाएंगे तो उच्च अक्षांश होता है। तो इसमें एक समझ लीजिए कि विषुवत रेखा 0 डिग्री को कहते हैं, और उत्तर में 23.5 डिग्री की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में 23.5 डिग्री की रेखा को मकर रेखा कहते हैं, और उत्तर में 66.5 डिग्री की रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक क्योंकि ऊपर क्या है, आर्कटिक सागर है, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और दक्षिण में 66.5 डिग्री की रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। वो वृत्त जो होता है एक पूरे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे होती है तो उसको वृत्त कहते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। तो अब ये यानी कि हम अब देखिए हमारे यहाँ पर सबसे मजे की बात क्या है कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य हमारा कर्क और मकर रेखाओं के बीच ही चक्कर लगाता है। कर्क और मकर रेखाओं के बीच ही चक्कर लगाता है, इससे बाहर नहीं जाता है। अब जब कर्क और मकर रेखाओं के बीच, इसमें दोनों पॉइंट आप समझ लीजिए, दिन की अवधि या लंबाई, ये दोनों एक ही चीज़ से समझ में आ जाएंगी। दोनों पॉइंट अक्षांशीय स्थिति और दिन की अवधि या लंबाई, ये दोनों पॉइंट इसी से समझ में आ जाएगा। जो हमारा ये सूर्य है, मान लेते हैं ये सन है, हमारा क्या है, सूर्य है। अब ये सूर्य कर्क और मकर रेखाओं के बीच ही रहता है, इसी के बीच चक्कर सूर्य नहीं लगाता है, चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन हम एक मतलब कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि सूर्य हमारा जो है कर्क और मकर रेखाओं के बीच में चलता है। हम यहाँ पर इसी को मानकर चलते हैं, तभी ये क्लियर कंसेप्ट क्लियर होगा कि सूर्य हमारा जो है कर्क और मकर रेखाओं के बीच चलता है, ठीक। तो अब मान लेते हैं सूर्य बीचों बीच पे है, विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे बीचों बीच पे सूर्य है। और ये महीना होता है मार्च और सितंबर। मार्च और सितंबर के महीने में 21 मार्च है और 23 सितंबर, इस दिन सूर्य जो है 2 बार विषुवत रेखा पर आता है। और अभी चूँकि ठंडी का समय मौसम है, शीत ऋतु चल रहा है, तो सूर्य हमारा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है, मकर रेखा पर पहुँच गया था। मकर रेखा से जो दिसंबर के बाद मकर रेखा से उत्तर की तरफ आना शुरू कर देता है सूर्य हमारा। तो अब ये सूर्य हमारा सितंबर में, यानी अब सितंबर में तो जाते समय दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, वापस लौटते समय अब जब 21 मार्च की तारीख आएगी तो सूर्य कहाँ आ जाएगा, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। और उसके बाद में जो है जून में 21 जून को सूर्य हमारा कर्क रेखा पर आकर चमकेगा। तो जब सूर्य मान लेते हैं यहाँ चमके या यहाँ चमके, इस बेल्ट को जो है सूर्य की किरणें जो है लगभग सीधी प्राप्त होती हैं, लगभग सीधी प्राप्त होती हैं। यानी कर्क और मकर रेखा तक सूर्य की किरणें लगभग सीधी प्राप्त होती हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें ध्रुवों की तरफ जाती हैं या उच्च अक्षांश की तरफ जाती हैं, इसमें क्या होता है, इसकी किरणों का तिरछापन शुरू हो जाता है, किरणें जो है तिरछी होने लगती हैं। और जब तिरछी होने लगेंगी, देखो सीधे जब सूर्य की किरणें आ रही हैं तो हाँ सूर्यातप ज़्यादा मिल रहा है। कारण क्या है कि इनको दूरी कम तय करनी पड़ती है, दूरी कम तय करनी पड़ती है, और हमारे वायुमंडल की मोटाई जो है वो भी ज़्यादा भेदना नहीं पड़ता है। लेकिन जब लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, तिरछी किरणें जाएंगी तो लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी सूर्य की किरणों को, और जब लंबी दूरी तय करनी पड़ती है
तो उससे क्या होता है, वायुमंडल ज़्यादा दूरी तक सूर्य की किरणों को भेदना पड़ता है, ज़्यादा दूरी तक तय करना पड़ता है, वायुमंडल की मोटाई ज़्यादा तय करनी पड़ती है। तो सूर्य का विताप जो है, सूर्याभिताप या इंसुलेशन जो है उसमें कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए ऊपर जाते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध ये मिलता है। जहाँ पर सूर्य हमेशा रहता है उष्ण कटिबंध होता है वो इस बेल्ट में, ठीक है। तो ये बेल्ट उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो इस तरीके से जो है इसी के आधार पर यूनानी विद्वानों ने पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध बताए थे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इसी आधार पर। तो इस तरीके से अभी आप समझ गए होंगे कि अक्षांशीय स्थिति के कारण ये पृथ्वी पर हमारे जो है सब जगह समान रूप से तापमान की प्राप्ति नहीं होती है, भिन्न भिन्न तापमान की प्राप्ति होती है। उसका कारण क्या है, अक्षांशीय स्थिति, यानी जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ यानी उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे या दक्षिण की तरफ जाएंगे, उच्च अक्षांश इसको बोलते हैं। उच्च अक्षांश का मतलब अक्षांशों की संख्या में वृद्धि होती जाए, ठीक। टोटल अक्षांश 90 डिग्री है उत्तर में और 90 डिग्री है दक्षिण में, 0 डिग्री हमारा क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। तो यहीं पर दिन की अवधि या लंबाई भी तय हो गई। अब देखिए इसमें दिन की अवधि या लंबाई में एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे जैसे विषुवत रेखा से आगे जाएंगे दिन की लंबाई बढ़ती जाती है, दिन की लंबाई बढ़ती जाती है, लेकिन जो है उसकी तीव्रता, सूर्य की तीव्रता घटती जाती है, कम होती जाती है। विषुवत रेखा पे पूरे साल 12 महीने 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है विषुवत रेखा पे। अब चूंकि यहाँ पर मैंने बताया कि सूर्य की किरणें सीधे हमेशा, चूंकि बीच में हमारी पृथ्वी क्या है इस तरीके से, हमारी पृथ्वी ऊपर से चपटी हुई है, ऊपर से चपटी हुई अंडाकार है। तो अब सूर्य ये चूंकि बीच में उभरा हुआ है ना, हमारी पृथ्वी में जो विषुवत रेखा वाला भाग क्या है, उभरा हुआ है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है सीधी प्राप्त होंगी हमेशा। इसीलिए 12 महीने विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे का। और जैसे जैसे उच्च अक्षांश में जाएंगे, अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ गया तो दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई बढ़ेगी। इसलिए शीत ऋतु में सूर्य हमारा कहाँ चला गया, दक्षिणी गोलार्ध में। तो अभी हमारे यहाँ क्या होता है, रात लंबी हो जाती है ना, रात लंबी हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं और यहाँ तक आते आते सूर्य को समय लगता है। तो दिन की अवधि छोटी हो जाती है और रातें लंबी हो जाती हैं। उसका कारण यही है कि जिस गोलार्ध में सूर्य रहेगा उस गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी हो जाएगी और रात्रि की अवधि छोटी हो जाएगी, और जिस गोलार्ध में सूर्य नहीं होगा उस गोलार्ध में रात्रि की अवधि बड़ी हो जाएगी और दिन की अवधि छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से जब जो है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो हमारा ये 90 डिग्री वाला है ध्रुव जिसको बोलते हैं, ये पॉइंट है 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इसको ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर जो है अगर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में, अभी दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने रात होगी, 6 महीने रात होगी। अभी 6 महीने यहाँ रात है, अगर यहाँ कोई आदमी चला जाए तो उसको सूर्य 6 महीने बाद ही दिखाई देगा। और दक्षिणी गोलार्ध में अभी जहाँ सूर्य इस गोलार्ध में है, मकर रेखा वाले बेल्ट में है, तो यहाँ पर 6 महीने दिन ही दिन है, 6 महीने दिन ही दिन है, यहाँ पर रात नहीं होती। ये बहुत जो है समझने की बात है। उसका कारण ये है कि पृथ्वी हमारी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगर पृथ्वी सीधे होती, जो है झुकी नहीं होती, तो ये जो घटना है ये घटना घटित नहीं होती। तो यही कारण है चूँकि 6 महीने उत्तरी ध्रुव में अभी रात है। अब चूँकि सूर्य की किरणें यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही, यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही, और जब मार्च में सूर्य विषुवत रेखा पे आ जाएगा सो ही क्या होगा, यहाँ पर दिन होना शुरू हो जाएगा, दिन होना शुरू हो जाएगा। और अगले 6 महीने सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, तो इसलिए अगले 6 महीने तक उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, दिन ही दिन होगी। ये जो है पॉइंट नोटेड बात है, इसको आप नोट कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो कि 6 महीने रात कहाँ होती है या 6 महीने दिन कहाँ होती है, तो ध्रुवों पर होती है, पोल्स पर होती है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता। अब देखिए हमने इसके पहले वाले लेक्चर में अध्ययन किया था कि हमारे वायुमंडल में जो है गैस है, धूल के कण हैं और क्या है, जलवाष्प है। तो इन सारी चीज़ों से हमारे वायुमंडल का क्या है, निर्माण हुआ है। इसको कंपोजिशन बोलते हैं या संगठन बोलते हैं वायुमंडल का। तो इस संगठन के कारण जो है अब कहीं पर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है, धूल के कण ज़्यादा है, जलवाष्प की मात्रा, वाष्पीकरण ज़्यादा हो गया, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा पहुँच गई, तो हमारी सूर्य की किरणें जो है इनको पार करते हुए हमारे पृथ्वी तक आती हैं। और इसके अलावा जो है जब इनसे टकराती हैं तो किरणों का जो है स्कैटरिंग होती है, उसका परावर्तन होता है और विकिरणन होता है और एब्जॉर्ब भी करती हैं। 3 क्रियाएं करती हैं, या तो सूर्य इनसे टकरा करके इन जलवाष्प के कणों से, धूल के कणों से, राख के कणों से टकरा करके उनका विकिरणन हो जाएगा किरणों का,
या फिर उसे जो है छितरा वो कर देंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, सोख लेंगी, या फिर परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन का उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप शीशा, कभी कभी बचपन में हम क्या करते हैं कि धूप हुई तो शीशा लेकर के उसके मुंह पे ऐसे लगाते हैं, जिससे कि सूर्य की किरण टकरा करके उसके मुंह पर चला जाए। हम लोग करते हैं ना इस तरीके से, तो इसको परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन। यानी पूरा का पूरा वापस लौट जाए। और परावर्तन को जब भूगोल की भाषा में पढ़ते हैं तो उसको एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बिडो। यानी कि उसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर या किसी पदार्थ पर जहाँ पर प्रकाश टकराए वहाँ पर उसका प्रभाव ना पड़े और सीधे सीधे पूरी एनर्जी वापस लौटा दे, पूरा ताप और पूरा किरण जो है वापस लौटा दे, तो उसको परावर्तन कहते हैं या एल्बिडो कहते हैं। और जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है, उसमें क्या होता है, टकरा करके फिर इधर उधर छितर वितर हो जाती हैं किरणें, जो है तापमान और जो है आपका प्रकाश, ये सब छितरा जाती हैं वायुमंडल में। अब इसी कारण, इसी स्कैटरिंग के कारण, छितराने के कारण ही क्या होता है कि हमें दिन में सुबह जब सूर्य नहीं उगता है, सूर्य तो कुछ देर में दिखाई देता है लेकिन भोर तो पहले ही हो जाता ना, हमको हर चीज़ दिखाई देना। अब इस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं तो इस कमरे में सूर्य तो है नहीं, सूर्य तो बाहर है, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ दिख रहा है, बढ़िया से दिखाई दे रहा है। उसका कारण क्या है कि स्कैटरिंग, हमारे इस वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। और आप जब कभी गर्मियों में देखो, जब सूर्य की प्रकाश खिड़की से आती है तो उसके साथ में बहुत महीन महीन कण जो है तैरते हुए दिखाई देते हैं ना, दिखते हैं ना, तो वो सब क्या करते हैं? स्कैटरिंग का काम करते हैं। सूर्य की किरणें जब उनसे टकराती हैं तो उनको इधर उधर छितरा देती हैं, उसको विकिरणन बोलते हैं। तो इस विकिरणन के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जो है सुबह सूर्य उगने से पहले उजाला दिखाई देता है और शाम को सूर्य ढलने के बाद भी एक आध घंटे तक उजाला रहता है। तो ये कारण क्या है? विकिरणन। और इसके कारण हमारा आकाश जो है, इस विकिरणन के कारण ही, स्कैटरिंग के कारण ही हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। ये समझ लेना, ठीक। विकिरणन के कारण ही हमारा आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ये सब कारण है, यही कारण। और लालिमा भी दिखाई देती है, सूर्य उगने से पहले लालिमा दिखाई देती, सूर्य ढलने से पहले लालिमा दिखाई देती। तो सब कारण क्या है? विकिरणन। अब ये कितना महत्वपूर्ण है हमारा संगठन। तो इस तरीके से अब ये हो गया हमारा वायुमंडल की पारदर्शिता। तो इनसे मतलब ये भी प्रभावित करती हैं। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी अब देखते हैं। वैसे तो पृथ्वी से हमारे सूर्य की जो औसत दूरी है 14.98 करोड़ है, यानी 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। मोटा मोटी 15 करोड़ किलोमीटर हमारी पृथ्वी से सूर्य दूर है। चंद्रमा हमारी नज़दीक है, 3,84,000 किलोमीटर है, लेकिन सूर्य हमारा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब इस पे दो स्थितियाँ बनती हैं, पूरे वर्ष में दो स्थितियाँ बनती हैं। एक समय ऐसा आता है जब सूर्य हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब सूर्य हमारा पृथ्वी से दूर चला जाता है। थोड़ा सा अंतर आता है। तो जब नज़दीक आता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये इस चित्र के माध्यम, यह चित्र थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पर जो है ये है हमारी पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। इसको हम अर्थ लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा सूर्य है और यहाँ पर भी हमारा सूर्य है। ये दूरी कम है सूर्य से पृथ्वी की, ये दूरी ज़्यादा है। ये दूरी कम है तो ये लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। कम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और ये ज़्यादा दूरी है तो 15.2 करोड़ किलोमीटर, यानी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है। अब इसको हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं, ये हमारी जो है इसका पथ है जो घूम रहा है। अब जो नज़दीक वाला है, जो सूर्य हमारा, इसको एस, सन फॉर एस लिख सकते हैं। जो हमारा सूर्य है जो नज़दीक है सबसे पृथ्वी के, तो ये समय आता है 3 जनवरी को। कब आता है? 3 जनवरी को सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। उपसौर कहते हैं। और जब सूर्य हमारी पृथ्वी से दूर चला जाता है तो ये घटना होती है जुलाई में। ये जुलाई में होती है, 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। तो इसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। इसको अपसौर बोलते हैं। और इसको अंग्रेजी में पेरीहेलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। और इसको बोलते हैं अपहेलियन। क्या बोलते हैं? अपहेलियन। अपहेलियन। और इसको पेरीहेलियन। हेलियन, पेरीहेलियन। तो उपसौर 3 जनवरी। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न उठेगा, जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होगा तो यहाँ पर जो है ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त होना चाहिए हमारी पृथ्वी को, और 4 जुलाई को कम होना चाहिए। लेकिन 4 जुलाई को हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, जुलाई में गर्मी होती है और जनवरी में ठंडी पड़ती है। तो इसका क्या कारण है कि हमारा सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक भी आ गया,
लेकिन फिर भी ठंडी पड़ रही है। अभी देखो कोहरा पड़ रहा है जनवरी के महीने में। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम 3 जनवरी यानी जनवरी वाले महीने में सूर्य कहाँ रहता है, किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है ना। मार्च में ही आएगा, 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पे आएगा, उसके बाद में सूर्य जो है भारत में प्रवेश करेगा। तो अभी 3 जनवरी को सूर्य कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है, तो वो ज़्यादा प्रभाव डालता है दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए हमारे यहाँ अभी ठंडी पड़ रही है। लेकिन ये ठंडी जो है जनवरी में 7% कम पड़ती है। 7% क्या पड़ती है? कम पड़ती है। अगर ये सूर्य इतनी दूर रहे जुलाई वाले महीने में, जनवरी वाला, तो 7% जो ठंडी कम पड़ती है वो बढ़ जाएगी। और जुलाई में दूर चले जाने की वजह से 7% गर्मी कम पड़ती है। 7% गर्मी कम पड़ती है। 4 जुलाई को सूर्य जो है सबसे अपनी दूर स्थिति में होता है, पृथ्वी से इसकी दूरी ज़्यादा होती है। और औसत दूरी जो सूर्य से हमारी पृथ्वी की है 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। 14.98 करोड़ किलोमीटर हमारी पृथ्वी से सूर्य दूर है, औसत दूरी। तो इसके कारण भी पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी हमारे पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले इंसोलेशन को प्रभावित करता है। ठीक, तो इस तरीके से एक पॉइंट और है, 5वां पॉइंट है सौर कलंक। 5वां पॉइंट क्या है? सौर कलंक। इसको हम यहाँ लिखना भूल गए हैं, सौर कलंक, ये भी अध्ययन कर लेते हैं। तो सौर कलंक क्या होता है कि सूर्य पे काले धब्बे होते हैं। सूर्य पे क्या है? काले धब्बे दिखाई देते हैं। सूर्य, हालांकि हम सूर्य को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। सूर्य को अगर डायरेक्ट अभी देख लें तो क्या हो जाएगा, हमारी आंखों पर बहुत तेज जो है प्रकाश पड़ेगा और हम हो सकता है अंधे भी हो जाएं, हमारी आंख की रोशनी चली जाए। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो लोग कहते हैं कि काले गूगल्स लगाकर, काले चश्मे लगा करके या फिल्म को ब्लैक फिल्म लगा करके जो है देखो, एक्सरे वगैरह लगा करके लोग देखते हैं। तो उसका कारण ये है कि सूर्य से आने वाली तरंगें बहुत तीव्र होती हैं। अगर हमारी आंखों पे सीधे पड़े तो हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। तो सूर्य पर जो है कुछ सौर कलंक दिखाई देते हैं, ब्लैक धब्बे दिखाई देते हैं, काले धब्बे। वो काले धब्बे कैसे बन जाते हैं? जब किसी स्थान पर सूर्य के बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा रिलीज होती है, तो वहाँ पर ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं, सौर कलंक। तो उसकी वजह से वहाँ से सूर्य की किरणें जो है तेज आती हैं पृथ्वी की तरफ। तो जब सौर कलंक जो है पृथ्वी पर, ऐसा 11वें वर्ष पर होता है, हर 11वें वर्ष पर ऐसा होता है, सौर कलंक सूर्य में बनते हैं। तो जब सौर कलंक 11वें वर्ष में बनते हैं तो हमारी पृथ्वी को सूर्यातप की प्राप्ति ज़्यादा होती है। तो सौर कलंक भी जो है हमारी पृथ्वी पर आने वाली सूर्यातप को क्या करते हैं? प्रभावित करती हैं। तो यहाँ तक ये आप लोग समझ गए। पर अध्ययन करेंगे वायुमंडल का तापन एवं शीतलन, कि हमारा वायुमंडल किस तरीके से जो है गर्म होता है और किस तरीके से वायुमंडल हमारी ठंडी होती है। तो इसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, कौन से कारण है ऐसे। तो तापन और शीतलन, यानी तापमान, किस तरीके से वायुमंडल का ताप बढ़ता है और किस तरीके से वायुमंडल शीतल होता है। तो इसका पहला कारण है सौर विकिरण। सौर विकिरण हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सौर विकिरण का मतलब सूर्य से आने वाले जो है प्रकाश पुंज विकिरण जो है वो हमारे वायुमंडल को गर्म करता है। लेकिन मात्र 14% ही सौर विकिरण से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। जब हम लोग ऊष्मा बजट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो वहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से वायुमंडल को जो है ऊष्मा का जो है ऊष्मा प्राप्त होती है और कितना हमारी पृथ्वी रिलीज करती है। तो वो ऊष्मा बजट में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि सौर विकिरण से सिर्फ हमारी पृथ्वी 14% ऊष्मा प्राप्त करती है, बाकी का जो है लगभग 86% जो है वो डायरेक्ट सौर विकिरण से गर्म नहीं होती हमारी जो है हमारा वायुमंडल। तो दूसरा पॉइंट हमारा है पार्थिव विकिरण द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पार्थिव विकिरण द्वारा ही हमारा वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। अब पार्थिव विकिरण हमने बता दिया था क्या है। पार्थिव विकिरण का मतलब पृथ्वी से उत्सर्जित ऊर्जा, उत्सर्जित या निकलने वाले ताप या किरणों को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पार्थिव विकिरण से हमारा वायुमंडल 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से गर्म होता है। एक है आपका जो है संचालन, संवहन और अभिवहन। पहला है संचालन, यानी इसको चालन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्शन। और दूसरा है संवहन या कन्वेक्शन। और तीसरा है अभिवहन या एडवेक्शन। तो 3 प्रमुख प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। पहली अगर हम बात करें संचालन की, तो संचालन या चालन, इसमें क्या होता है? जब देखो हमारी पृथ्वी पर जो है वायुमंडल में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, और इसके अलावा मतलब हमारे वायुमंडल के कंपोजिशन में हमने अध्ययन किया था, तो तीनों तत्व पाए जाते हैं, तीनों पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में जो है राख के कण हैं, धूल के कण हैं, नमक के कण हैं, ये सब पाए जाते हैं।
और इसके अलावा गैस में बहुत सारी जो है गैसों का भी कंपोजिशन पाया जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसें पाई जाती हैं ना। और इसके अलावा जल के रूप में जलवाष्प पाया जाता है, द्रव के रूप में। तो इस तरीके से ये तीनों रूपों में हमारे वायुमंडल में पदार्थ पाए जाते हैं। तो संचालन जो होता है, हमारे पदार्थों में जो अणु होते हैं, तत्व होते हैं, इन अणुओं में ये अणु धीरे धीरे गर्म होते हैं। जब नीचे से प्रकाश जो है या ताप जब वायुमंडल की तरफ जाता है, खास करके रात्रि के समय जब सूरज छिप जाता है, तो हमारी पृथ्वी को पार्थिव विकिरण करने का पूरा मौका मिल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो 4 बजे का समय होता है भोर पहर का, उस समय ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, ठंड मौसम में। और गर्म मौसम में भी गर्मी कम लगती है सुबह के 4 बजे के समय में, 3-4 बजे के बीच में। उसका कारण क्या होता है कि उस समय तक हमारी पृथ्वी अपने पूरी जो है गर्मी को बाहर निकाल चुकी होती है। यही कारण है कि हमारे जो है पृथ्वी पर जो है 3 से 4 बजे के बीच में ज़्यादा सर्दियों में सर्दी पड़ेगी और गर्मियों में कम गर्मी पड़ेगी, यही कारण है। तो संचालन में क्या होता है कि जो अणु होते हैं, वायुमंडल के जो अणु होते हैं, वो अणु धीरे धीरे एक दूसरे से गर्म होते रहते हैं। अब इसका एक उदाहरण आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे एक लोहे की छड़ है, एक लोहे की छड़ में क्या होता है, आपस में अणु चिपके होते हैं। और जब इसको हम गर्म करते हैं, मान लेते हैं इधर हमने कैंडल जला दिया या स्टोव जला दिया, अब इसको गर्म कर रहे हैं। और यह आप ऐसे उदाहरण समझ सकते हो कि आप चलो यही लोहे की छड़ से समझो, तो इसको जब गर्म करेंगे तो ये इस तरफ लाल होना शुरू हो जाएगा, लोहा इस तरफ लाल होना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इसके साथ में जो अणु चिपके हुए हैं वो एक दूसरे को गर्म करते चले जाएंगे। हमने पूरी रॉड को, ऐसा नहीं कि ये जो है रॉड को आगे बढ़ाते जाएं और गर्म करते जाएं, यहाँ पर स्टोव या गैस हीटर जल रहा है और धीरे धीरे करके पूरा रॉड गर्म हो जाता है, तो उसका कारण क्या है कि जो रॉड में जो अणु हैं आपस में चिपके हुए हैं, यानी एक अणु गर्म हुई, फिर उसके बाद में उसने दूसरे अणु को एनर्जी हीट ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा पूरा रॉड गर्म हो जाएगा। और जब पूरा रॉड गर्म हो जाएगा तो ताप का प्रवाह बंद हो जाएगा। यानी ताप, किसी भी वस्तु का या पृथ्वी का ताप तब तक बढ़ेगा जब तक कि तापमान बराबर ना हो जाए। तो इस तरीके से जो है ऐसे रॉड गर्म होता है। तो ये रॉड के उदाहरण से ही ये संचालन होता है। यानी संचालन क्या है, अणुओं के माध्यम से ताप का प्रवाह, अणुओं के किसी पदार्थ के या पृथ्वी के पदार्थ के अणुओं का ताप जो है प्रवाह के माध्यम से संचालन होता है, गर्म होता है। तो ये संचालन हो गया। दूसरा है संवहन या कन्वेक्शन। संवहन में क्या होता है, धाराएं चलती हैं, लंबवत धाराएं चलती हैं। इसमें क्या होता है, लंबवत धाराएं चलती हैं। इसमें जब हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी की सतह है, और यहाँ पर सूर्य है। सूर्य से कैसी तरंगें आती हैं, लघु तरंगें आती हैं, और पृथ्वी से दीर्घ तरंगें जाती हैं। कैसी तरंगें जाती हैं, दीर्घ तरंगें जाती हैं। तो जब पृथ्वी से हमारी दीर्घ तरंगें ऊपर उठती हैं तो जो जलवाष्प है और जो है धूल के कण हैं, नमक के कण हैं, ये नीचे से गर्म होने लगती हैं। गर्म होकर के मतलब ये स्थान को जब गर्म होती हैं तो क्या होता है, वहाँ पर दबाव कम हो जाता है, प्रेशर जो है हवाओं का कम हो जाता है। हवाएं जो है हल्की होने लगती हैं, गर्म होकर के हवाएं क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। तो हल्की होकर के ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर की जो गर्मी है, ऊपर की जो ठंड हवाएं हैं वो नीचे बैठना शुरू कर देती हैं। ऊपर की जो ठंड हवाएं हैं वो नीचे बैठना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से इसमें संवहनी धाराएं क्या होती हैं, इसमें लंबवत संचार शुरू हो जाता है। हवाओं का लंबवत संचार या धाराएं चलने लगती हैं, लंबवत धाराएं चलती हैं। यानी नीचे से गर्म हुई धाराएं ऊपर उठ गई और ऊपर की ठंडी धाराएं नीचे बैठ गई। तो एक तरीके से जो है अप एंड डाउन जो है हवाओं का या धाराओं का अप एंड डाउन मूवमेंट क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। वर्षा भी एक संवहनीय प्रकार की होती है, वो इसी विधि से होती है वर्षा। या इसको आप इस तरीके से उदाहरण समझ सकते हो कि एक भगोने में पानी लो और उसको जो है स्टोव पर रख दो और पानी को गर्म करो। पानी जब क्या होगा, नीचे की तली में पानी जब गर्म हो जाएगा तो गर्म होकर वो हल्की होकर के ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर का पानी जो है अभी ठंडा है तो वो नीचे बैठेगी। तो इस तरीके से पूरा पानी हमारा गर्म हो जाता है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से उसमें एक लंबवत धाराएं चलती हैं, लंबवत धाराओं के माध्यम से ही हमारे भगोने का पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसको बोलते हैं संवहन या कन्वेक्शन बोलते हैं। इस तरीके से हमारा वायुमंडल क्या होता है, गर्म और ठंडा होता है।
गर्म और ठंडा होता है। और तीसरा कारण क्या है? अभिवहन, अभिवहन या एडवेक्शन, इंग्लिश में कहते हैं इसको एडवेक्शन। तो अभिवहन में क्या होता है? उसमें हमने देखा लंबवत संचलन चल रहा था धाराओं का, और एडवेक्शन में क्षैतिज संचलन होता है, क्षैतिज संचलन। इस तरीके से धाराएं चलती हैं, यानी क्षैतिज अवस्था में पृथ्वी के समानांतर धाराएं चलती हैं, पृथ्वी के समानांतर धाराएं चलती हैं। तो इसके कारण हमारे पृथ्वी पर क्या होता है? तापमान बढ़ता है और ठंडा होता है, पृथ्वी का वायुमंडल का शीतलन और तापन होता है। कैसे? एडवेक्शन के माध्यम से। सिर्फ इतना अंतर है, संवहन में क्या होता है? लंबवत धाराएं चलती हैं, और एडवेक्शन में या अभिवहन में क्या होता है? क्षैतिज धाराएं चलती हैं, पृथ्वी के सतह के सहारे जो है धाराएं चलती हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से कि हमारी पृथ्वी पर जो है, हमारी पृथ्वी का भारत में जो है गर्मियों में लू चलती है। गर्मियों में क्या चलती है? लू चलती है। तो वो लू जो है, जब लू चलती है तो हमारे जब तापमान को और क्या कर देती है? बढ़ा देती है। और वो लू हमारे उत्तर प्रदेश में लू कहाँ से आती है? पश्चिमी भाग से, राजस्थान वगैरह से। और राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान से जब हवाएं चलेंगी तो गर्म चलेंगी, और वो हमारे यहाँ आ करके उत्तर प्रदेश बिहार को जो है गर्मी प्रदान करती हैं, तो उसे लू कहते हैं। तो लू भी एक उदाहरण है किसका? हाँ, अभिवहन का। लू किसका उदाहरण है? अभिवहन का। तो इस तरीके से एडवेक्शन है, अभिवहन के माध्यम से हमारी पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है। पृथ्वी का वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इसी में, तीसरा जो है संघनन की गुप्त ऊष्मा। संघनन की गुप्त ऊष्मा से भी हमारा वायुमंडल गर्म होता है। हमारे वायुमंडल में जो है जब वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है कि जो नमक के कण हैं, धूल के कण हैं, उस पर जो है वाष्प जाकर के चिपक जाता है, वाष्प चिपक जाता है। तो उसमें जो है गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का मतलब अभी इसके अंदर ऊष्मा है, एनर्जी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। जैसे एक युवा लड़का है, बैठा हुआ है, दौड़ने वाला है, धावक है, लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं है कि ये कितना तेज़ दौड़ेगा। तो उसके अंदर एक गुप्त ऊष्मा है, गुप्त एनर्जी है, दौड़ने की है। जैसे ही वो दौड़ने लगता है फिर हमको पता चल जाता है, अरे वाह ये तो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, अच्छा धावक है। तो उसकी गुप्त ऊष्मा हमारे सामने प्रकट हो गई तो हमको दिखाई देगी। ऐसे ही वायुमंडल में जो धूल के कण हैं, नमक के कण हैं, उस पर जलवाष्प चिपके हुए होते हैं। और जैसे ही मौका मिलता है, संघनन शुरू होता है, जैसे ही संघनन शुरू होगा, संघनन का मतलब होता है वाष्पीकरण का मतलब जल वाष्प बन करके जो है धूल के कणों पे, नमक के कणों पे चिपक जाती हैं। और संघनन में क्या होता है? जैसे ही ऊपर उठेंगी, जैसे ही संवहनीय धाराएं इनको ऊपर उठाएंगी, संवहनीय धाराएं जैसे ही हमने इसमें पढ़ा था ना संवहन के माध्यम से, तो संवहन के माध्यम से जैसे संवहनीय धाराएं इन कणों को ऊपर उठाएंगी, वैसे ही ठंडी होने लगेंगी। जब ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता जाता है, हमने अध्ययन किया था। तो तापमान घटता जाता है, जैसे ही जाकर ऊपर ठंडी हो जाएंगी तो फिर इनका क्या होने लगेगा? संघनन होने लगेगा। संघनन होकर के या तो जो है ठोस पदार्थ में बदल जाएंगी या जल के रूप में बदल जाएंगी। संघनन होकर के वर्षण तभी होते हैं, वर्षण या तो ठोस पदार्थ में होगा, या जल रूप में होगा, या गैस रूप में होगा। कोहरा क्या है? गैस के रूप में वर्षा है। कोहरा जो है गैस के रूप में वर्षण होता है। और ओले क्या है? ठोस के रूप में वर्षा होता है। और पानी क्या है? द्रव के रूप में वर्षा होती है, उसी को वर्षा कहते हैं। बाकी सबको मिलाकर क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। वर्षण शब्द आ जाए तो मतलब होता है या तो ठोस पदार्थ की वर्षा होगी, या गैस पदार्थ की वर्षा होगी, या द्रव पदार्थ की वर्षा होगी, वर्षण कहते हैं। इसको हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये संघनन हो करके या तो वो ठोस पदार्थ में बदल जाएंगी या फिर जल के रूप में बदल जाएंगी। तो जब ये उनका रूपांतरण हो जाएगा तो वहाँ पर जो गर्मी होगी उसकी वो रिलीज होगी गुप्त ऊष्मा। तो उसके माध्यम से भी हमारा वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। जब वाष्पीकरण होगा तो वहाँ पर जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसमें लेटेंट हीट चली जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे ही संघनन होगा गुप्त ऊष्मा बाहर निकल आएगी और हमारी पृथ्वी पर वर्षा होने लगती है संवहनीय धाराओं के माध्यम से और एडवेक्शन के माध्यम से। तो सब मिलाकर के, कुल मिलाकर के संचालन, संवहन, अभिवहन, ये सब जो है हमारी पृथ्वी पर मौसमी दशाओं को जन्म देती हैं, मौसमी दशाओं को जन्म देती हैं। इसी कारण हमारी पृथ्वी पर तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, वर्षा होती है, वर्षा के विभिन्न रूप हैं। यही सब कारण है कि हमारी पृथ्वी पर ये सब संपन्न होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन कर लिया इसका जो है कि हमारे पृथ्वी वायुमंडल का तापन कैसे होता है और शीतलन कैसे होता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का हमारा अगला टॉपिक क्या है? पृथ्वी का ऊष्मा बजट यानी हीट बजट। जैसे हमारे घर का एक बजट होता है या हमारे देश का एक बजट होता है ना, देश का बजट फरवरी के महीने में प्रस्तुत किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कितना जो है कितनी आमदनी आएगी और कितना खर्चा होगा।
यानी आय और व्यय का विवरण क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। आय यानी आय मतलब आगमन और व्यय का मतलब खर्चा हो जाना, वापस जाना, तो इसे क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से बजट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऊष्मा का बजट देखेंगे, ऊष्मा का भी बजट हम लोग देखेंगे, ऊष्मा का बजट देखेंगे। ऊष्मा के बजट में क्या होता है कि कितना जो है विकिरण या कितना ताप हमारी पृथ्वी पर आया और कितना वापस चला गया, तो इसी को क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं एक 100 यूनिट जो है हमारी पृथ्वी पर सौर की आई, 100 यूनिट, हालांकि इतनी आती नहीं है, बहुत कम आती है। 100% अगर सूर्य जितना एनर्जी बना रही है उसका 100% आ जाए ना तो पृथ्वी भस्म हो जाएगी, बहुत कम मात्रा में आती है, क्योंकि पृथ्वी के बाहरी, वो सूर्य की बाहरी सतह जो कोरोना जिसको बोलते हैं, उसका तापमान जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। वहाँ से जो है सौर तरंगे आती हैं, और पृथ्वी के जब सूर्य के अंदर जाते हैं तो सौर तरंगे बहुत ज़्यादा, ज्वाला उसकी बहुत लाखों में टेम्परेचर होता है, तो वहाँ से तो तरंगे आती ही नहीं, वहाँ से अगर आने लगे तो पृथ्वी हमारी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन वही हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट, चूँकि यहाँ पे हमको बैलेंस दिखाना है, बजट दिखाना है, तो मान लेते हैं सूर्य से 100% ऊर्जा या 100 इकाई जो है पृथ्वी पर आई, यहाँ पर हम 100 यूनिट मान लेते हैं। तो इसमें देखिए एक तो होता है कि जो है परावर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है और अवशोषण होता है। 3 चीज़ें हमने पहले अध्ययन किया था, परावर्तन, प्रकीर्णन और अवशोषण। परावर्तन में हमने बताया था स्कैटरिंग, फैल जाती, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, वापस चली जाती हैं, जितनी तरंगें आई उतनी वापस चलेंगी। और प्रकीर्णन में हमने देखा था कि जो है सुबह जो है रोशनी प्राप्त होती है, शाम को सूर्य ढलने के बाद भी हमको उजाला दिखाई देता है, तो ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिटेल से इसका अध्ययन नहीं करेंगे। और एक होता है अवशोषण। तो अब ये तीनों के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर ऊष्मा का 100 इकाई आई, तो 100 इकाई मान लेते 100 इकाई आई, उसमें से जो है 6% क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाती है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है। क्योंकि हमने बताया कि हमारे वायुमंडल में ठोस पदार्थ भी पाए जाते हैं, जल के कण यानी बर्फ़ के कण, धूल के कण, राख, तो उनसे टकरा करके 6%, 100 में से 6% क्या हो गया, वायुमंडल में चली गई, बाहर चली गई। और बादल भी है हमारे वायुमंडल में, यानी जलवाष्प है, जलवाष्प का पूरा रूप जो है बादल कहलाता है। तो जलवाष्प यानी बादल के माध्यम से 27% अंतरिक्ष में चली जाती हैं, वापस चली जाती हैं, 27% चली गई। और हमारी पृथ्वी पर जो है बर्फ़ भी है, आइस भी है, ग्लेशियर्स भी हैं, पर्वतों पर हैं, और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर है बर्फ़, तो वहाँ से टकरा करके 2% वापस चली जाती हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा परावर्तन, 27% और 2% ये परावर्तन हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, परावर्तन, सीधे टकराई और वापस चली गई। तो हमने जैसा कि बताया था परावर्तन को क्या कहते हैं, अल्बेडो। तो हमारे पृथ्वी का तो अल्बेडो 2% है, पृथ्वी का अल्बेडो 2%, लेकिन 27% जो है बादलों से भी अल्बेडो होता है। 27% परावर्तन किसके द्वारा होता है, बादलों के माध्यम से। बादल पे टकराई, बादल की सतह जो है चमकदार होती है, और चमकदार सतह से प्रकाश जब टकराएगा तो वापस कर दिया जाता है। बर्फ़ की सतह भी चमकदार होती है, और बर्फ़ की चिकनी सतह से जब प्रकाश टकराती है तो वापस चली जाती है, उसको क्या कहते हैं, एल्बेडो कहते हैं। और जो धूल के कण हैं, नमक के कण हैं, ये सब क्या करते हैं, इनसे जो है टकरा करके छितर जाती हैं, वायुमंडल में छितर जाते, तो इसको प्रकीर्णन बोलते हैं। तो 6% प्रकीर्णन हो गए। अब इसको हम जोड़ते हैं, 29 और 6 कितना हो गया, 35%। तो इस 35% का हमारे इस पृथ्वी पर मतलब इसका कोई योगदान नहीं, सब इधर उधर चली गई वापस अंतरिक्ष में। अब बाकी बची 100 में से 65, बाकी बची 65। अब 65% हमारी पृथ्वी पर आती हैं। अब उनको भी देख लेते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से हमने देखा कि किस तरीके से प्रकीर्णन और परावर्तन हो रहा है। और जो 35% का तो हो गया प्रकीर्णन और परावर्तन, और अब जो बचा 65%, तो 65% में से 14% जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हमने बताया तीसरा का एक होता है अवशोषण, प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण। तो 14% हमारे वायुमंडल द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सूर्य से आने वाली, जब हमने सूर्यातप का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें बताया था कि 14% ही हमारे सीधे सौर ऊर्जा से हमारे वायुमंडल गर्म होता है। तो 14% क्या हो गया, हमारा वायुमंडल इससे गर्म हो रहा है, और 51% हमारी पृथ्वी को प्राप्त होती है। अब इस 51% में 6% जो है वायुमंडल इससे गर्म होता है, 6% वायुमंडल जो है उसको गर्म करता है, और 9% जो है संवहन धाराएँ के रूप में जो है गर्म होता है। संवहन धाराएँ हमने अध्ययन कर लिया है उसके माध्यम से। और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा, 19% क्या है, संघनन की गुप्त ऊष्मा में ताप चला जाता है।
तो इस तरीके से ये सब अगर हम जोड़ेंगे तो 48% हो जाता है। 39% तो ये हो गया और 14% ये 48%, यानी कि हमारी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं जो है इससे क्या होता है 51% में से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। अब बाकी 17% जो है वो 65 में से 17% सीधे अंतरिक्ष में वापस कर दी जाती है, उसका भी कोई योगदान नहीं है। यानी कि सिर्फ 48% ही इकाई जो है हमारे पृथ्वी को और वायुमंडल को प्राप्त होती है, बाकी 17% पुनः जो है अंतरिक्ष में चली जाती है। तो 48 और 17 कितना हो जाएगा, 48 17 65। तो 65 यूनिट जो आई थी हमारे वायुमंडल में जो है सूर्य से, उसका इन रूप में क्या हो गया जो है परिवर्तन हुआ, जिसमें हमने देखा 17% तो बिना कोई काम किए ही अंतरिक्ष को वापस कर दी गई और 14% वायुमंडल ने एब्जॉर्ब कर लिया सौर विकिरण का। फिर 51% सीधे हमारे धरातल पर आई, फिर इसका पार्थिव विकिरण होने लगा। तो पार्थिव विकिरण होकर के 6% वायुमंडल में पहुंच गया और 9% संवहन धाराओं के रूप में और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा में चली गई, क्योंकि वाष्पीकरण भी होता है तो संघनन वो जा करके गुप्त ऊष्मा के रूप में पदार्थ में चिपक जाती हैं और फिर जब संघनन होता है तो 19% ऊर्जा रिलीज होती है हमारे वायुमंडल में। तो इस तरीके से 51% का ये हो गया और 17% अंतरिक्ष में चला गया। तो 48 और 17 कितना हो गया 65। तो इस तरीके से ये 65, अब जितना 65% जितना है 17 तो पहले चला गया और 48% को पुनः जो है वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा 100 इकाई जो आई थी हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा, उस 100 इकाई 100% पूरी क्या कर दी गई, वापस कर दी गई। तो यानी आना और जाना दोनों क्या रहा है, बराबर रहा। तो इसी को बोलते हैं ऊष्मा संतुलन। इसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मा संतुलन। आना और जाना दोनों मिला करके बराबर हो गया तो ऊष्मा संतुलन हो गया, और आने और जाने की जो मात्रा थी वो बजट कहलाई। तो ऊष्मा बजट और ऊष्मा संतुलन दोनों एक ही चीज़ है। प्रश्न लिखने के लिए आएगा कि ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हो, तो जो मैंने प्रक्रिया बताई चित्र बना करके आप समझा सकते हो, और ऊष्मा संतुलन उसे भी यही लिखना है पूरी प्रक्रिया। यानी 100, आप इसको मोटा मोटी आप समझ सकते हो कि जो 100 यूनिट चली, 100 यूनिट चली, उसमें से 2% तो सीधे आकर के आइस सतह से, बर्फ़ की सतह से टकरा करके उसका एल्बिडो हो गया, वापस अंतरिक्ष में चली गई चिकनी सतह से, और 27% बादलों से एल्बिडो हो गया। 27% कहाँ से, बादलों से हो गया, और 6% जो है स्कैटरिंग हो गई, प्रकीर्णन हो गया। वायुमंडल में जो धूल के कण हैं, नमक के कण हैं, उनसे टकरा करके उनका प्रकीर्णन हो गया। तो इस तरीके से 35% सीधे चलेगी, 65% बचा। अब उसका हमारी पृथ्वी पर जो है किस तरीके से आती हैं वो हमने देख लिया कि उसमें 14% वायुमंडल में जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और उसके अलावा 17% अंतरिक्ष को चली जाती हैं, और 51% जो बचती है वो हमारी पृथ्वी पर आती है, जिसमें 6% जो है वायुमंडल में भौमिक विकिरण के माध्यम से वायुमंडल को गर्म करती है, और 9% संवहन धाराओं के रूप में, और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा। तो इस तरीके से 48% जो है ये क्या है, हमारे वायुमंडल को पृथ्वी पार्थिव विकिरण से गर्म करती है, और 14% जो है वायुमंडल। तो ये 48 से 14 हो गया कितना, जो है ये हो गया तुम्हारा लगभग, और 17 जोड़ देंगे तो 65 हो गया, 17% जो अंतरिक्ष में चला गया। तो इस तरीके से ये सब मिला करके 65% पुनः वापस अंतरिक्ष में चली जाती। तो हमारी पृथ्वी पर बैलेंस बना रहा। अगर ये बैलेंस नहीं होता, संतुलन नहीं होता, तो पृथ्वी हमारी आग का गोला बन जाती। अगर जितना उसमें आ रही पृथ्वी एब्जॉर्ब करके रखे तो गर्म होती चली जाएगी, ठंडी नहीं होगी। इसीलिए जो है ऊष्मा का संतुलन बना रहना जरूरी है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि हमारी पृथ्वी पर सब जगह ऊष्मा का संतुलन बराबर नहीं है, सब जगह अलग अलग है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो है हमने पिछले उसमें देखा था कि किस तरीके से सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, दिन की अवधि लंबी होती है। तो ये सब कारण मिला करके ये सब जो हमने बताया है ये सब आदर्श रूप है। ये रूप पृथ्वी पर नहीं दिखाई देता है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं एनोमलीज, भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऊष्मा का बजट हो गया। इसके बाद में हम लोग तापमान का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तापमान में हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि तापमान, पृथ्वी पर तापमान की जो है प्राप्ति कैसे होती है, फिर उसके बाद में उसका प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, और पृथ्वी पर उसका जो है वितरण कैसा है, क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण, ये सब हम अध्ययन करेंगे। तो तापमान क्या है कि देखिए, तापमान से पहले ऊष्मा समझ लो। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा क्या है? पदार्थ में अणुओं की गति, यानी ऊष्मा क्या है? गतिशील पदार्थ, गतिशील तत्व है। ऊष्मा क्या है? गतिशील तत्व है, जिसमें पदार्थ जो होते हैं, हमने बताया था कि जो एक पदार्थ होता है उसमें अणु होते हैं। जैसे लोहा है तो लोहे तमाम अणुओं से मिलकर के लोहे की जो है लोहा बनता है। तो
अणुओं की गति को ऊष्मा कहते हैं। अणुओं की गति को क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। और जब किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का जो डिग्री में माप करते हैं उसे तापमान कहते हैं। तापमान को डिग्री में मापते हैं, चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट में मापें, चाहे डिग्री सेल्सियस में मापें, चाहे डिग्री केल्विन में मापें, तो तापमान को किस में मापते हैं? डिग्री में। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो थर्मामीटर से आपका तापमान मापता है, आपके बुखार को मापता है। बुखार मापने का मतलब क्या हो गया? तापमान माप रहा है कि आपका तापमान कितना है, तो डिग्री में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में। तो इस तरीके से जब किसी स्थान या पदार्थ मान लो हमारा शरीर पदार्थ है तो इसका तापमान माप रहे हैं, या किसी हमारी पृथ्वी के किसी स्थान का तापमान मापने के लिए जो डिग्री प्रयोग किया जाता है वही पैमाना क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। अब ये है तापमान को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। हमारी पृथ्वी पर जो तापमान है उसको प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं? सब जगह तापमान बराबर नहीं मिलता है, पृथ्वी पर कुछ न कुछ जो है अलग अलग तरीके से तापमान प्राप्त होता है। तो अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा से दूरी, अक्षांश रेखाएं प्रभावित करती हैं, या फिर भूमध्य रेखा से दूरी कह सकते हो। यानी लैटिट्यूड भी जो है हमारे तापमान को प्रभावित करता है। लैटिट्यूड कैसे? हमने एक जो है अध्ययन किया था कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है उसकी बनावट है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कैसी। हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से है जो है हमने बताया था कि ये हमारी जो है भूमध्य रेखा है, और उत्तर में कर्क, दक्षिण में मकर, और सूर्य इन्हीं के बीच रहता है। सूर्य हमेशा कर्क और मकर रेखाओं के बीच रहता है। तो इसके कारण ये जो है तिरछी हो जाती हैं, किरणें तिरछी हो जाती हैं। तो अक्षांश, उच्च अक्षांश पे जैसे जैसे ऊपर अक्षांश बढ़ते जाते हैं, नीचे अक्षांश बढ़ते जाते हैं, तापमान की प्राप्ति कम होती है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो विषुवत रेखा यहाँ पर हमने बताया था कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात होती है, लेकिन इस स्थान पर सबसे अधिक तापमान नहीं पाया जाता है। सबसे अधिक तापमान जो है वो 20 से 30 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। ऐसा कारण क्या है? कर्क और मकर रेखा के आसपास ही तापमान अधिक क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है अधिकतर मरुस्थल पाए जाते हैं। गर्म मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? कर्क और मकर रेखा के आसपास गर्म मरुस्थल दुनिया के यहीं पाए जाते हैं। और गर्म मरुस्थल में क्या है कि वहाँ पर जो रेत के कण है वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। तो इसके कारण सबसे अधिक तापमान पृथ्वी पर कहीं मिलता है तो वो मिलता है आपका 20 और 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। 20 कहीं किताबों में केवल 20 ही डिग्री लिखा रहता है, लेकिन हम मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि इन अक्षांशों के बीच कहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि मरुस्थल में जो है सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। मरुस्थल में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। और विषुवत रेखा पे समुद्र ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है विषुवत रेखा पे, तो पानी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर वाष्प बन जाती है, वर्षा डेली होती है विषुवत रेखा के आसपास, तो इसलिए वहाँ पर तापमान जो है मेंटेन होता रहता है, बराबर होता रहता है। और यही कारण है कि जो है यहाँ पर तापमान कर्क रेखा और मकर रेखा की अपेक्षा कम होता है। ये एक प्रमुख कारण है। तो ये जो है, और दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, एल्टीट्यूड। ये हमारी जैसे ये हमारा ऊंचा भाग हो गया और ये हमारा समुद्र हो गया, ठीक, ये हमारा सागर हो गया और ये ऊंचा भाग हो गया। अब इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे, अब सागर क्या करता है? सागर का काम क्या है कि सूर्य की किरण से देर में गर्म होती है और देर में ये ठंडा होता है सागर। लेकिन पृथ्वी की चट्टानें जो है सूर्य के प्रकाश से जल्दी गर्म हो जाती हैं और जल्दी ठंडी होती है। लेकिन सागर के आसपास वाले क्षेत्र में वहाँ की जलवायु सम पाई जाती है। जैसे आप भारत में देख लो, मुंबई है, गोवा वगैरह है, वहाँ पर अभी आज की ठंड के मौसम में भी वहाँ पंखे चल रहे हैं 12 महीने। वहाँ पर जो है टी शर्ट डाल करके आप रह सकते हो, रजाई ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है? समुद्र के किनारे स्थित है, हाँ, समान मौसम रहता है। तो समुद्र से दूरी जो है तापमान को प्रभावित करता है। जैसे जैसे समुद्र से दूर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता जाता है, या फिर उच्च अक्षांशों में ठंडी बढ़ती जाएगी। जैसे साइबेरिया है, साइबेरिया दुनिया का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है पृथ्वी पर। तो वहाँ पर कम तापमान किस लिए रिकॉर्ड किया जाता है? क्योंकि वो आंतरिक समुद्र से बहुत दूर स्थित है, समुद्र से बहुत दूर स्थित है और शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। बर्फोयांश एक ऐसा स्थान है साइबेरिया का जहाँ पर दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन आप कह सकते हो कि सबसे कम तापमान तो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ऐसा नहीं है। जैसे जिस प्रकार से सबसे गर्म स्थान भूमध्य रेखा पर नहीं है, उसी प्रकार से सबसे ठंडा स्थान ध्रुवों पर भी नहीं है। सबसे ठंडा स्थान पृथ्वी पर बर्फोयांश को मापा गया है, जो कि साइबेरिया में है। साइबेरिया रूस का एक जो है प्रदेश है, एक क्या है, रीजन है, प्रदेश है। तो इस तरीके से समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र से दूरी हो गई। अब है प्रचलित पवन, तीसरा पॉइंट है हमारा
प्रचलित पवन, हवाएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो जो जैसे अगर ठंडी हवा चल रही है तो वो जहाँ जाएगी उस क्षेत्र को ठंडा करेगी, गर्म हवा चल रही है तो जहाँ जाएगी उस क्षेत्र को गर्म करेगी। जैसे लू की हमने बात की, लू हमारे उत्तरी भारत में राजस्थान की तरफ से आती है मरुस्थल से और आ करके हमारे उत्तरी भारत को गर्म करती है। तो यानी वो पवन के पुंज कैसे चल रहे हैं, गर्म चल रहे हैं या ठंडे चल रहे हैं, वो भी जो है हमारे पृथ्वी के सतह को प्रभावित करते हैं, तापमान को प्रभावित करते हैं। ऐसे दुनिया में तमाम विंड्स चलते हैं, लोकल विंड चलते हैं। वैसे पृथ्वी पर 3 प्रमुख पवन पेटियों को पृथ्वी पर बांटा गया है। एक सब जो है आपका जो है ट्रेड व्यापारिक पवने हैं जो हमारे उष्ण कटिबंध में चलते हैं, और पछुआ पवने हैं और ध्रुवीय पवने हैं। तो पृथ्वी पर 3 प्रमुख पवनों को बांटा गया है, लेकिन स्थानीय पवनें बहुत सारी चलती हैं जो हमारे तापमान को पृथ्वी पर प्रभावित करती है। जैसे उत्तर भारत में लू चलना, इसी प्रकार से आपका जो है अमेरिका में तमाम पवनें चलती हैं क्षेत्रीय। तो इसका सब अध्ययन पवन वाले उसमें करेंगे। तो इतना यहाँ पर जान लो कि जो वहाँ की बहने वाली हवाएँ हैं, प्रवाहित हवाएँ हैं, वो भी हमारे तापमान को प्रभावित करती हैं। अगला टॉपिक है हमारा महासागरीय धाराएँ। महासागरीय धाराएँ भी जो है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर 2 प्रकार की बहती हैं, एक गर्म और एक ठंडी। जब गर्म महासागरीय धाराएं किसी स्थान पर पहुंचती हैं तो वहां उस स्थान को गर्म कर देती हैं, और ठंडी महासागरीय धाराएं पहुंचती हैं तो उस स्थान को ठंडा कर सकती हैं। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे, समझ लो इसको, शांत रहो। ये है हमारा अमेरिका, ये क्या है, अमेरिका है। ये है जो है आपका ग्रीनलैंड। आप देखिए ये तो उत्तरी अमेरिका हो गया। पूरा मानचित्र हम बनाएंगे नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं। और यहाँ पर हमारा है ये यूरोप वाला भाग, ये है, ये अफ्रीका है, ठीक। ये है यूरोप और ये है उत्तरी अमेरिका। यहाँ से ये है विषुवत रेखा, यहाँ से एक हवा, एक जो है धारा चलती है, वो यहाँ टकरा करके इधर मुड़ जाती है। इसको यहाँ पर कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा क्या है, गर्म है, विषुवत रेखा से जा रही है तो ये क्या है, गर्म है। और एक यहाँ से आती है लेब्राडोर की धारा। क्या आती है, लेब्राडोर की धारा, ये ठंडी है। ये धारा क्या है, ठंडी है। यहाँ पर कनाडा में एक पठार है, लेब्राडोर का पठार, और यहाँ पर इंग्लैंड है। यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड है। और ये जब गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा आगे चली जाती है तो इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और ये गर्म है। अब ये लेब्राडोर की ठंडी धारा जब यहाँ आती है तो लेब्राडोर पठार पर जो है बर्फ़ को पिघलने नहीं देती है। 9 महीने यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं, दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं। लेकिन गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जब इंग्लैंड पे जाती है, नॉर्वे पे जाती है, तो वहाँ पर जो बर्फ़ पड़नी चाहिए वो बर्फ़ नहीं पड़ती है। वहाँ पर जलवायु को सम रखती है। उधर ठंडी भी पड़ रही है लेकिन इधर से गर्म गल्फ स्ट्रीम की धारा गई, उत्तरी प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और उसने क्या किया, जो वहाँ बर्फ़ जम रही थी उसको पिघला दिया। तो इस तरीके से जो यानी कि महासागरीय धाराएं हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे तापमान को प्रभावित करती हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये तो अध्ययन कर लिया हमने। अब तापमान का वितरण हम लोग देखेंगे। तापमान का वितरण देखेंगे, इसके लिए विश्व का मानचित्र बनाना पड़ेगा। हमारी पृथ्वी पर जो है तापमान की कहीं ना कहीं जो है एक समानता पाई जाती है। कुछ स्थानों पर जिन बिंदुओं पर एक ही टेम्परेचर में एक ही डिग्री का तापमान पाया जाता है, उन बिंदुओं को जिस रेखा से हम मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं, समताप रेखा। समताप रेखा यानी जैसे यहाँ पर मान लें रहलई में 10 डिग्री से का तापमान है ठंडियों में, और आगरा में 10 डिग्री का तापमान है, तो एक रेखा मिला देंगे, समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समताप रेखा। अब इस पृथ्वी पर समताप रेखाएं जो है कुछ अक्षांश के सहारे खींची जाती हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके सहारे खींची जाती हैं। इमेजिनरी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। तो तापमान की रेखाएं भी काल्पनिक हैं, लेकिन चूँकि तापमान सभी स्टेशनों पर रिकॉर्ड करके फिर बताया जाता है कि फलानी जगह फलाना तापमान है, फलानी जगह फलाना तापमान है। तो इस तापमान की जो समान तापमान की रेखाओं को आपस में जब जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो एक रेखा हमको प्राप्त होती है जिसको क्या कहते हैं, समताप रेखा। अब ये समताप रेखा
जो चूँकि हम जो है पूरी पृथ्वी पर जनवरी और जुलाई के महीनों का आकलन करते हैं। जनवरी न ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम नहीं होता है और जुलाई बहुत ज़्यादा गर्म का मौसम नहीं होता है, इसलिए जो है ठंड के मौसम में जनवरी की समताप रेखा देखते हैं और गर्म के मौसम में जुलाई का देखते हैं। तो जनवरी जो कि ठंड का मौसम है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य उस समय कहाँ होगा, अगर उत्तरी गोलार्ध का अध्ययन करेंगे तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तभी हम उत्तर में ठंडी पड़ रही है। तो जनवरी के मौसम में जो समताप रेखाएं हैं वो ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती हैं। ये देखा आपने, ये समताप रेखा ध्रुव की तरफ मुड़ गई और महाद्वीपों पर दक्षिण की तरफ आ जाती हैं, महाद्वीपों पर दक्षिण की तरफ झुक जाती हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखो दिमाग में कि जो है उत्तरी गोलार्ध में ठंडियों में जनवरी के मौसम में समताप रेखा हमारी ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती हैं और महाद्वीपों पर विषुवत रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं। उसका कारण क्या है कि जो है समुद्र में जल है और जल का तापमान लगभग क्या होता है, समान होता है, और पृथ्वी पर धरातल पर महाद्वीपों पर चट्टानें पाई जाती हैं, तो चट्टानों पर शीघ्र गर्मी हो जाती है, शीघ्र ठंडी हो जाती है। तो इसलिए दक्षिण की तरफ यानी कि मान लेते हैं 30 डिग्री तापमान की रेखा है, तो 30 डिग्री समुद्र में ध्रुवों की तरफ भी पाई जाएगी ऊंचे, लेकिन पृथ्वी पर धरातल पे वो विषुवत रेखा की तरफ आएंगे, इस पर ठंडी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए धरातल की तरफ ये मुड़ जाती है और समुद्र में उत्तर की तरफ ध्रुव की तरफ चली जाती है, धरातल पे जो है विषुवत रेखा की तरफ मुड़ जाती है। और जुलाई की बात करें तो जुलाई में जो है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा मोड़ामाड़ी नहीं आती, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, तो हमारा सागर भी गर्म होने में टाइम लगता है और पृथ्वी की सतह गर्म हो रही, ठंडी हो रही है, तो ज़्यादा मुड़ाव नहीं दिखाई देता। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में चाहे जुलाई हो चाहे जनवरी हो, किसी भी मौसम में किसी भी महीने में समताप रेखाओं में मोड़ नहीं पाया जाता है। कारण क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र यानी महासागर का जल ज़्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में महासागर जल ज़्यादा है, जलीय भाग ज़्यादा है और उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज़्यादा है। तो जलीय भाग पर हमने बताया कि एक बार पूरा महासागर गर्म हो जाएगा तो उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो इसी कारण जो है यहाँ पर जो समताप रेखाएं हैं वो मुड़ती नहीं है, लगभग पैरेलल पाई जाती हैं, अक्षांश रेखाओं के समानांतर चलती हैं, समानांतर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे तापमान का व्युत्क्रमण। अगला टॉपिक है हमारा तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। वैसे साधारण तौर पर क्या है कि जब हम धरातल से वायुमंडल की तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो तापमान घटता जाता है। मैंने पहले बताया कि तापमान ऊंचाई पर जाएंगे तो घटता जाता है, और ये घटने की दर जो है 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है, अथवा 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कितना कम हो जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, अथवा मीटर में बात करें तो 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा कम हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर। इसको क्या कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारी पृथ्वी पर तापमान ऊपर बढ़ने के साथ घटने की जगह बढ़ जाता है। तापमान ऊपर बढ़ेंगे, जब घट जाता है ऊपर बढ़ने के साथ साथ में घटने लगता है, वो बढ़ने लगता है घटने की जगह, तो उसको कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण, यानी उल्टा, इन्वर्जन। अब उल्टी परिस्थिति हो गई। उल्टी परिस्थिति कैसे हो गई कि सामान्य तौर पर सामान्य नियम तो ये है कि ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान हमारा कम होगा, क्योंकि हमने बताया, पीछे अध्ययन किया कि हमारा वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। हमारा वायुमंडल ज़्यादातर पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। ये वो 51% वाला याद करो, हमने जो ऊष्मा बजट में पढ़ा था। 14% से ही तो सौर विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है, बाकी का 51% से पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। तो पार्थिव विकिरण से जब गर्म होता है हमारा वायुमंडल, तो हम ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। लेकिन जब इसका उल्टा काम होने लगता है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ने लगे, तो उसको क्या कहते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण। प्रश्न यहाँ पर अक्सर आता है, तापमान व्युत्क्रमण से क्या आप समझते हो, तो यही लिखना है वहाँ पर। क्या लिखना है कि जब ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान भी बढ़ने लगे, यानी सामान्य नियम के विपरीत कार्य होने लगे। सामान्य नियम क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटना। 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। लेकिन जब तापमान बढ़ने लगे तो उसको कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। अभी तापमान बढ़ता क्या है, कौन से कारक हैं जो तापमान को बढ़ने में जिम्मेदार हैं, तो इसके लिए रात लंबी होनी चाहिए। लंबी रातें क्या होनी चाहिए, लंबी रातें होनी चाहिए। लंबी रात में क्या होता है, इसको समझ लो। जब लंबी रातें कब होती, ठंडियों में होती हैं। लंबी रातें ठंडियों में होंगी।
अब लंबी रातें जब हो जाती हैं तो पृथ्वी को ठंडा होने में काफ़ी समय मिल जाता है, तो पृथ्वी हमारी पूरी ऊर्जा को निकाल देती है। तो सतह के पास का स्थान जो है वो ठंडा हो जाता है। जब सारी ऊर्जा पृथ्वी से निकल जाएगी तो सतह के पास का स्थान क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, और ऊपर का स्थान अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो लंबी रात बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा स्वच्छ आकाश, दूसरा है साफ आकाश। साफ आकाश, अब आकाश जब साफ होगा तो क्या होगा? बादल नहीं होगा, तो जो पार्थिव विकिरण है उसको रोकने का काम बादल नहीं करेगा, तो शीघ्र ही हमारा धरातल क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से आकाश भी साफ होना चाहिए तापमान व्युत्क्रमण के लिए। और शांत वायु यानी पवन का प्रवाह नहीं होना चाहिए, हवा ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, बहुत हल्की फुल्की चलनी चाहिए। अगर हवा बहेगी तो तापमान को मिक्स कर देगी, तापमान को ठंडा गर्म को मिक्स कर देगी, तो वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं बनेगा। अगर वायु शांत है, हवा नहीं चल रही है, तो जो है आकाश भी स्वच्छ है, वायु भी नहीं चल रही है, तो भौमिक विकिरण ज़्यादा होगा और धरातल हमारा ठंडा हो जाएगा। तो ऊपर की सतह गर्म रहेगी, नीचे की सतह ठंडी रहेगी, तो तापमान व्युत्क्रमण पाया जाएगा। तो शांत वायु भी एक कारण है। और एक कारण है हिमाच्छादित सतह। हिमाच्छादित सतह, हिमाच्छादित का मतलब होता है बर्फ़ से ढकी हुई। अब बर्फ़ से ढकी हुई सतह पे क्या होता है? हमने बताया था कि 2% एल्बिडो होता है बर्फ़ की सतह का। जब बर्फ़ की सतह पे क्या होता है, जैसे ही सूर्य की किरण सूर्य तक प्राप्त हुआ वैसे ही वापस लौट जाती है, तो इसको एल्बिडो कहते हैं। तो हिमाच्छादित सतह पर मूलतः जो है हमेशा तापमान का व्युत्क्रमण पाया जाता है। एक प्रश्न आएगा, निम्न में से कहाँ पर तापमान का व्युत्क्रमण 12 महीने पाए जाने की संभावना है? तो हिमाच्छादित सतह पर, ध्रुवों पर, या फिर हिमाच्छादित सतह जो है आपका जो है हिमालय पर्वत भी हो सकता है जहाँ पर बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हों, तो हिमाच्छादित सतह भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस तरीके से ये सब कारक क्या मिलकर क्या कहलाते हैं? तापमान का व्युत्क्रमण में जो है सहभागी होते हैं। और तापमान का व्युत्क्रमण जब होता है तभी कोहरा बनता है। तभी क्या बनता है? कोहरा बनता है। कोहरा हमारे बनने के कारण, पीछे कारण यही है कि तापमान का व्युत्क्रमण। हम लोग इस पर डिटेल से अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर में, किस तरीके से कोहरा बनता है, वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर आप मोटा मोटी ये समझ लो कि तापमान का व्युत्क्रमण इन कारणों से होता है। लंबी रात होनी चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, शांत हवा होनी चाहिए, और सतह जो है हिमाच्छादित होनी चाहिए, बर्फ़ से ढकी होनी चाहिए। तो ये सब कारण हैं, इन सब कारणों को मिला करके क्या होता है? तापमान का व्युत्क्रमण बनता है। यहाँ पर टिक वाले कुछ प्रश्न हैं, उनको आप देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो इसमें खा वाला होगा 23.5 डिग्री सेल्सियस, टिक लगा लो। और दूसरा प्रश्न, निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तो यहाँ पर दिन ज़्यादा लंबा होगा चंडीगढ़ में। इसमें पहला दिया तिरुवनंतपुरम, दूसरा हैदराबाद, तीसरा नागपुर। अब देखो यहाँ पर एक ये समझ लो, ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है? भारत है। इसमें कह रहा है कि तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल में है, यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम। और दूसरा ऑप्शन क्या है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी यहाँ पर है। और तीसरा है चंडीगढ़, जो कि यहाँ पर है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी बताओ? और यहाँ पर नागपुर है। ये 4 पॉइंट दिए हैं। और यहीं पर एक जो है कर्क रेखा गुजरती है, शांत हो जाओ, कर्क रेखा गुजरती है, और सूर्य हमारा कर्क रेखा के आसपास और इसके नीचे रहता है। तो ये कह रहा है, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन शहर में दिन ज़्यादा लंबा होगा? दिन ज़्यादा लंबा अब कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा? किस पॉइंट पे होगा बताओ? इस वाले पॉइंट पे होगा, क्योंकि हमने बताया था कि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी आएंगी, तो ज़्यादा लंबे समय तक सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी। तो ये जो है आपका चंडीगढ़ में लंबा दिन होगा। कब? गर्मी के मौसम में, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका। और तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो वायुमंडल लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण द्वारा होता है। ये समझ गए ना? हमारा वायुमंडल भौमिक विकिरण द्वारा गर्म होता है, चाहे उसको पार्थिव कहो या भौमिक कहो। चौथा मिलाने का है, तो सूर्यातप जो है इसको मिलाएंगे, साथ से आने वाला विकिरण है सूर्यातप। और अल्बेडो क्या है? किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, ये अल्बेडो मैंने बताया था, परावर्तन होता है तो उसको अल्बेडो कहते हैं। और समताप रेखा क्या है? समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, ये भी बता दिया है मैंने। और वार्षिक तापांतर मतलब सबसे कोष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य तापमान का अंतर। वार्षिक तापांतर का मतलब होता है सबसे ठंडा महीने का तापमान और सबसे गर्म महीने का तापमान, और उसमें से अंतर निकाल लेते हैं, तो उसको वार्षिक तापांतर कहते हैं।
तो इस तरीके से ये टिक वाले प्रश्न थे। और लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सब प्रश्न आप लोग लिखिए, अगर समझ में नहीं आए तो मैं बताइए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा, नवा चैप्टर पूरा हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। 10वें चैप्टर के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।